जीशान किधर है? जीशान इधर आओ। ये जीशान जो मेरा बेटा भी है, मेरा दायां हाथ भी है, मेरा बाजू भी है और सोशल मीडिया का रूहे रवा भी है। हाँ दोस्तों, तो जीशान किधर है? जीशान किधर है? दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, जब भी ऐसा होता है कि पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस को कोई न्यूज चाहिए होती है तो वो जीशानो शफियानो या फिर फैब्रिजियो शफियानो के पास जाते हैं। तो यस, ये मीम उन्हीं के लिए। एंड आज हम काफी सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल चैलेंज कब स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान में दोस्तों जो सबसे पुराना चैलेंज कप है जो कि 1979 से चलता हुआ आ रहा है और काफी ज्यादा जो है ना कह सकते हैं कि प्रेस्टिजियस कप है और पाकिस्तान का एफए कप भी इसको बोला जाता है। सो ये स्टार्ट होने वाले हैं 15 या 14 अगस्त कह रहे हैं कि उसके आसपास। कोई डेट तो दी नहीं है मोहसिन गिलानी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मिड अगस्त के अंदर ये स्टार्ट होगा। अगर 14 अगस्त को स्टार्ट होता है तो 14 सितंबर तक जाएगा। 1 मंथ लॉन्ग टूर्नामेंट होने वाला है। ये 24 से लेके 32 टीमें इसके अंदर खेलेंगी और जो मुल्तान का जो स्टेडियम है वहां पे ये मैच होने वाला है। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो कासिम बाग स्टेडियम है मुल्तान का, वहां पे ये होने वाला है। एंड ये जैसे बांग्लादेश में फेडरेशन कप होता है उस तरह पाकिस्तान में नेशनल चैलेंज कप होता है, इंडिया में दुरंत कप होता है, इधर नेशनल चैलेंज कप होता है। पहले नेशनल चैलेंज कप का नाम भी बांग्लादेश में जैसे फेडरेशन कप है, इसका नाम भी पाकिस्तान के अंदर जो था वो फेडरेशन कप ही था। इसका नाम बाद में चेंज किया गया था, पहले इसका नाम भी फेडरेशन कप था। तो ये हमारा कहना चाहिए कि जी सस्ता एफए कप होता है ना, जैसे इंग्लैंड में एफए कप होता है उस तरह हमारा ये होता है। तो लास्ट ईयर भी ये हुआ था और बावडा जीती थी ये। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू प्लान इट। एंड इसमें डिपार्टमेंट्स खेलेंगे। एज ए डिपार्टमेंट आपको अपने क्लब को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर पोपो इसमें खेलता है, कराची यूनाइटेड इसमें खेलती है और ऐसे गार्डन्स इसमें खेलती है, तो उनको अपने आप को एज ए डिपार्टमेंट रजिस्टर करना होगा, वरना वो नहीं खेल सकते नेशनल चैलेंज कप में। आपका जो पाकिस्तान फुटबॉल का जो दस्तूर है वो यही है। इसके अलावा एक और टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है सैफ सुपर कप। सैफ सुपर कप स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान का इसके अंदर इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को इन्विटेशन आया है। 4 मुल्कों को इसके अंदर इन्विटेशन आया है। भूटान है, मालदीव्स है इसके अंदर, और इसके अंदर बांग्लादेश है, ठीक है, और पाकिस्तान है। इंडिया और नेपाल को इनविटेशन नहीं आया। वैसे नेपाल तो वैसे भी नहीं खेलना चाहती थी क्योंकि ये मैचेस जो होंगे ये श्रीलंका में होंगे। श्रीलंका होस्ट करेगा इसको और ये सितंबर 1 से लेके सितंबर 9 तक होने वाले हैं। श्रीलंका में होंगे और सितंबर 1 से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप सितंबर में फ्रेंडलीज अरेंज नहीं करवा सकते हो, क्योंकि बांग्लादेश तो नेपाल से खेलेगा फ्रेंडलीज सितंबर में, सबको पता है। तो अगर आप नहीं करवा सकते हो तो फिर आपके लिए बेस्ट यही है पीएफएफ के लिए कि वो ये इनविटेशन एक्सेप्ट करे, इस 4 नेशन टूर्नामेंट में जाके खेले और किसी तरह पैसे निकाले, ठीक है, कुछ भी करे और इसके अंदर जाके फ्रेंडलीज में जाके खेले। अगर आप किसी फेडरेशन से बात करके फ्रेंडलीज करवाने की सिक्कत नहीं रखते हैं फिलहाल, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट कर ले। क्या पीएफएफ एक्सेप्ट करेगी इनविटेशन को? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने अपनी एएफसी अंडर 23 टीम भी सितंबर में भेजनी है। पहला मैच आपका 3 सितंबर को है इराक के साथ, पाकिस्तान इराक का मैच है, ठीक है। तो ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है सोचने के लिए और आपने फ्रेंडलीज भी करवाने हैं मेंस के, ठीक है। दूसरा, जो मोहसिन गिलानी ने बात की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो चलो नेशनल चैलेंज कप तो करवाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ये मुझे बता दें कि विमेंस का खास तौर पे जो नेशनल चैलेंज कप होता है या नेशनल विमेंस चैंपियनशिप जो होती है पाकिस्तान में, एनडब्ल्यूसी, वो एनडब्ल्यूसी आप कब करवाएंगे? नेशनल विमेंस चैंपियनशिप वो आप दिसंबर में करवाएंगे, नवंबर में कराएंगे? क्योंकि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि यार हम लोग एक लीग सेटअप करना चाह रहे हैं। बाकी मैं आपको बता सकता हूँ वो कौन सी लीग होने वाली है। इन्होंने एक लालीगा का भी हवाला दिया है कि जी लालीगा जो है वो उन्होंने इनको कांटेक्ट किया है और वो प्रोबेबली लीग में इनको हेल्प करना चाहते हैं, डोमेस्टिक फुटबॉल में इनको हेल्प करना चाहते हैं, लीग को सेटअप करने में हेल्प करना चाहते हैं। अब ये कहीं वही जो जेएसवी वाले लोग तो नहीं है, जो जेएसवी की फ्रेंचाइज वाले लोग थे? मुझे शक हो रहा है कि ये वही लोग हैं, क्योंकि उसमें भी एटलेटिको मैड्रिड वाले कुछ लोग शामिल थे जिन्होंने कहा था जी कि एटलेटिको मैड्रिड इस क्लब के साथ पार्टनरशिप करेगी और ये चीजें होंगी। तो आई होप ये जेएसवी वाले ना हो, वरना मुश्किल हो जाएगा काफी ज्यादा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कंफर्म करके, मुझे ये चीज पता है मेरी इतलात के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज,
2026 मार्च में मोहसिन गिलानी साहब लीग लेके आना चाह रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग अ फ्रेंचाइज लीग, जो कि ये लेके आना चाहते हैं मार्च 2026 में, और ये बात मुझे पिछले 2 महीने से पता है। ठीक है, ये इनका प्लान है, ये चाह ये रहे हैं कि ये फ्रेंचाइज लीग लेके आए। अब वो कैसे सेटअप करते हैं कि ये इनके ऊपर है, लेकिन क्या 3 मंथ्स की लीग भी उसके साथ आएगी, ये मुझे नहीं पता। असूलन उसके साथ एक 3 महीने की लीग आनी चाहिए, एक 6 महीने की लीग आनी चाहिए, जो 3 to 6 मंथ्स चले, पिरामिड सिस्टम की लीग हो। क्या वो आएगी, उस चीज का अभी तक इन्होंने कोई प्रॉपर डेट दी नहीं है। वैसे उन्होंने बोला है कि हम एक पिरामिड सिस्टम करवाएंगे, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन भी दे दिया कि 2025 में तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, ना ही फ्रेंचाइज लीग आने वाली है, और ना ही आपकी जो पिरामिड सिस्टम लीग है वो आने वाली है 2025 में। जो होगा 2026 में होना है, और ये पता है सबको। सबसे इंपॉर्टेंट फिर यही है कि आप फ्रेंडलीज करवा दें मेंस के, और विमेंस में ये करें आप कि आप नेशनल विमेंस चैंपियनशिप करवा दें, ताकि दोनों चीजें कवर हो जाएं यहाँ पे। और नेशनल चैलेंज कप तो आप वैसे ही करवा रहे हो मेंस का, तो ये चीज जो है ना, ये हो सकती है। वी मस्ट टेक पार्ट इन दिस सुपर, ये जो सैफ कप है, ठीक है, सैफ सुपर कप वट एवर इट इज, और इस 4 नेशन टूर्नामेंट में हमें खेलना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। मेरे हिसाब से अगर हम खेलते हैं, दैट वुड बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड दैट वुड बी ग्रेट। तो मेन चीज यही है कि नेशनल चैलेंज कप, नेशनल विमेंस चैंपियनशिप, ठीक है, इसका मुतालबा होना चाहिए। और साथ में मुतालबा ये होना चाहिए कि भाई आपने अंडर 23 टीम भेजनी ही है सितंबर में, वो तो पता है सबको, लेकिन आपने मेंस टीम के भी फ्रेंडलीज करवाने हैं। ये 3 से 4 मुतालबात हैं जो कि मेरे हैं एज अ पाकिस्तानी फुटबॉल फैन, और ये मैं बात करता रहूंगा आगे भी। हमें ये चीज़ें चाहिए, ये हमारी डिमांड्स हैं, और मोहसिन गिलानी साहब को इसके ऊपर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा सोशल मीडिया पे। इट इज़ फॉर हिज ओन बेटरमेंट कि वो ये सारे टूर्नामेंट्स करवाएं और टाइम पे करवाएं, और 6 महीने तक का टाइम उनको जर्नलिस्ट्स ने तो दिया हुआ है, 6 महीने तक उन पर कोई तनकीद नहीं होगी। ठीक है, तो इस 6 महीने का ये जो आपका हनीमून पीरियड है ना, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। खैर, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की और बांग्लादेश की और नेपाल की। अच्छा, अब इंडिया में सीन ये है कि इंडिया भी अपनी अंडर 23 टीम भेजने वाली है। उन्होंने ऑलरेडी फ्रेंडलीज करवाए हैं। उन्होंने जो है, आपको जैसे पता ही होगा कि किर्गिस्तान के साथ फ्रेंडली करवाया था, उसमें ड्रॉ हो गया था इंडिया का किर्गिस्तान के साथ। उसके बाद उन्होंने जो फ्रेंडली करवाया था वो ताजिकिस्तान के साथ करवाया था। 3-2 से इंडिया जो है वो मैच हार गई थी, लेकिन उसमें सुहेल अहमद भट्ट ने गोल मारा था, पार्थिव गोगोई ने गोल मारा था, और काफी उनके टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि आईएसएल में खेलते हैं, जैसे मकार्टन है वो भी खेलता है, कोरो सिंह है वो खेलता है। तो ये राइट विंगर जो था कोरो सिंह, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, रियल मैड्रिड अंडर 17 टीम के खिलाफ भी खेल चुका है। तो ये प्लेयर्स जो हैं सारे आपको जो खेलने को नजर आए हैं, ये अभी कतर के साथ खेलेंगे, बहरीन के साथ खेलेंगे और ब्रुनाई के साथ खेलेंगे। इंडिया इन 3 टीमों के साथ खेलने वाली है इन द एएफसी एशियन कप अंडर 23 क्वालिफायर्स। ये क्वालिफायर्स हैं, ठीक है। कतर के खिलाफ इंडिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अंडर 23 में भी जब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन भी था तो 2017 में कतर से इंडिया हार गई थी, और कतर से इंडिया हमेशा हारती है। मुझे लास्ट टाइम याद नहीं है कि इंडिया ने कब कतर को हराया था। मैंने जब भी इंडिया और कतर का मैच देखा है, वो या ड्रॉ करते हैं या वो हारते हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। इंडिया वॉज अनलकी, द बॉल वॉज ओवर द लाइन, गोल किक थी, वो गोल किक देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई, और उधर भी इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 2-1 से हार गया था। उससे पहले वाला जो मैच था वो 3-0 से हारा था। तो इंडिया कतर से हमेशा हारता है, टफ फाइट देता है इंडिया, लेकिन टफ फाइट देना इज नॉट इनफ एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपने एशियन कप अंडर 23 में क्वालिफाई करना है, कतर को मुझे नहीं लगता इंडिया हरा सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो कतर इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बहरीन और ब्रुनेई को इंडिया हरा सकती है, पूरी कैपेबिलिटी रखती है इंडिया, और आई थिंक नौशाद मूसा इनके मैनेजर हैं, तो उसके अंडर आई थिंक दे कैन बीट बहरीन। हालांकि बहरीन की भी जो रैंकिंग है ठीक ठाक अच्छी रैंकिंग है। अगर इंडिया की 133 है तो बहरीन की 89-90 पे है, वो सही है, बट दे आर बीटेबल। बहरीन इज बीटेबल, मैं ये कहूंगा, एंड इंडिया कैन बीट बहरीन। अगर आप 6 पॉइंट्स निकालते हो तो इंडिया विल क्वालिफाई फॉर द एशियन कप अंडर 23, जो कि आपका होगा, एंड एटलीस्ट अंडर 23 में आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि सीनियर टीम में तो मेंस टीम तो इंडिया की बहुत ही ज्यादा हगरी है, जो सच्ची बात है, और उनको 4 के 4 मैचेस वहां पे जीतने पड़ेंगे जो उनकी सीनियर टीम है। तो वो जीत पाएंगे कि नहीं वो तो खैर अब ऊपर वाले जानता है। लेकिन बांग्लादेश पे अब मैं आ जाता हूँ। बांग्लादेश 10 से 14 डायस्पोरा प्लेयर्स लेकर आने वाला है। उसमें से एक डायस्पोरा प्लेयर का नाम है नीले वेंडर प्लॉयग,
जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। मैं 3-4 डायस्पोरा प्लेयर्स जो अंडर 23 और सीनियर टीम के बांग्लादेश के प्लेयर्स थे, मैं उस पे पहले भी एक बात कर चुका हूँ, ठीक है? तो मैं दोबारा उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन नीले वेंडर प्लॉय जैसे प्लेयर्स जो कि डच लीग में सेकंड ईयर में खेलते हैं, डच लीग सेकंड ईयर, ऐसे 10 से 14 प्लेयर्स इनको लाने चाहिए। इन्होंने अभी ट्रायल्स करवाए थे बांग्लादेश में 28 और 29 और 30 जून को इन्होंने प्रॉपर ट्रायल्स करवाए थे, जिसमें कि ये फॉरेन प्लेयर्स आए थे, सीनियर प्लेयर्स भी आए थे और दूसरे प्लेयर्स भी आए थे जो अंडर 23 के प्लेयर्स हैं। सो बांग्लादेश की भी जो ग्रुप है वो इतना आसान नहीं है। हाँ, वो सिंगापुर को हरा सकते हैं, हाँ वो यमन को भी हरा सकते हैं, बिल्कुल श्योरली दे कैन बीट दीज टू साइड्स। इतनी बड़ी टीमें ये नहीं है, एक 156 रैंक्ड है और एक 159 रैंक्ड है, तो इतनी बड़ी टीमें मैं सिंगापुर और यमन को नहीं मानता। हालांकि सिंगापुर ने बांग्लादेश को सीनियर जो मेंस टीम है उनको हरा दिया था उनके होम पे, हालांकि वो बांग्लादेश को मैच हारना नहीं चाहिए था, बट बांग्लादेश की कैपेबिलिटी पूरी है कि अगर वो 10 से 14 ओवरसीज प्लेयर्स लेकर आते हैं, दे कैन बीट सिंगापुर, दे कैन बीट द लाइक्स ऑफ यमन। मसला आता है वियतनाम। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश वियतनाम को हरा सकती है। वियतनाम 5 बार एशियन कप में क्वालिफाई कर चुकी है सीनियर लेवल पे, 5 बार, ठीक है? और साथ में वो एशियन कप का क्वार्टर फाइनल भी खेल चुके हैं। दे आर अ साइड जो कि दे आर वे अहेड ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ। वियतनाम इज वे अहेड एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी कि आप उनको हरा सकें। तो मुझे फिलहाल बांग्लादेश ये ग्रुप टॉप करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये अभी मैं नहीं जानता। क्या बांग्लादेश के जो मैनेजर हैं वो वही होंगे जो उनकी सीनियर टीम के मैनेजर हैं, होजे कबरेरा? क्या होजे कबरेरा को ही मैनेजर बनाया जाएगा, या आप भी इंडिया की तरह जो है, जैसे इंडिया ने नौशाद मूसा को रखा हुआ है, उनका एक अंडर 23 का सेपरेट कोच है, तो क्या बांग्लादेश भी अंडर 23 का एक सेपरेट कोच रखेगी? जैसे अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तो अंडर 23 का कोई कोच पता ही नहीं हमें कि कौन आएगा। शहजाद अनवर अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज हो सकता है वो टेक्निकल डायरेक्टर के लिए बिल्कुल फेवरेट्स हो सकते हैं, ही कैन बी द फेवरेट्स, बट द प्रॉब्लम इज कि उनके साथ कोचिंग के ऊपर, अंडर 23 की कोचिंग के ऊपर कोई बात नहीं की है पीएफएफ ने फिलहाल। हालांकि पीएफएफ जो है वो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ बात कर रही है कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की वेजेस के ऊपर मामला चल रहा है कि उसको वेजेस ज्यादा चाहिए स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को, और पीएफएफ मोहसिन गिलानी साहब और ये सारे जो कंपनी है वो कह रही है कि हम आपको जो सैलरी दे सकते हैं वो इतनी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। दूसरा ये भी न्यूज आ रही है कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने, ये भी मैं बताता चलूं कि उन्होंने एआईएफएफ में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडिया अगेन, ये भी न्यूज आ रही है, ठीक है? और ये काफी इंडियन यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, तो ये काफी डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज आ रही है। बट बांग्लादेश का अंडर 23 का कोच कौन होगा, अगर आपको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश 6 पॉइंट निकाल सकती है अगर वो 10 से 14 डायस्पोरा प्लेयर ले आते हैं, तो कोई पता नहीं वो वियतनाम से भी ड्रॉ कर दें, बट वो 6 पॉइंट तो निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेपाल पे। अगेन नेपाल को ना अच्छे प्लेयर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे क्योंकि उनके मुल्क में भी डुअल नेशनैलिटी अलाउड नहीं है। दे डू नॉट हैव दैट डायस्पोरा प्लेयर वाला जो एज होता है वो उनके पास नहीं है, जो पाकिस्तान के पास है। जो पाकिस्तान के पास एक वेपन है वो नेपाल के पास नहीं है। दूसरी, उनके मुल्क में भी लीग नहीं चल रही जो 3 महीने चलती है या 6 महीने चलती है, ऐसी कोई लीग नेपाल में फिलहाल नहीं चल रही। हालांकि नेपाल सुपर लीग बिल्कुल हुई है 1 महीने की, लेकिन 1 महीने में कोई डेवलपमेंट नहीं होती। उसी तरह जैसे नेशनल चैलेंज कप में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, जो पाकिस्तानी प्लेयर होगा उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको एक 6 महीने की लीग चाहिए होती है डेवलप करने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो नेशनल चैलेंज कप होता है उसमें अगर एक ग्रुप है तो उसमें 4 टीमें होती हैं, तो आपने 3 मैचेस के बाद एलिमिनेट हो जाना है। 3 मैचेस आप खेलोगे, एलिमिनेट हो जाओगे, तो 3 मैचेस में कौन सी डेवलपमेंट होती है? कोई डेवलपमेंट नहीं होती। हाँ, प्लेयर्स रिदम में रहेंगे, तो नेपाल सुपर लीग में भी यही होता है, प्लेयर्स रिदम में रहते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा वो आपको कुछ नहीं दे सकते, रिदम में रख सकते हैं आपको। तो दैट इज द थिंग। ताजिकिस्तान, सीरिया, फिलीपाइंस, इन तीनों टीमों में या चारों टीमों में, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान पे मैंने वीडियो बनाई थी पहले, लास्ट वीडियो थी वो आप जाके देख सकते हैं। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान, इसमें से सबसे मुश्किल ग्रुप जो है वो नेपाल का है। ताजिकिस्तान बहुत टफ टीम है, एक्सट्रीमली टफ है। सीरिया एक्सट्रीमली टफ है। यस, दे आर अ वॉर टोन कंट्री, बट द थिंग इज कि वो फुटबॉल में हमेशा अच्छा करते हैं और उनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, और वो अपने डायस्पोरा प्लेयर्स को भी लेके आ सकते हैं, या वो अपने प्लेयर्स को डेवलप ही ऐसे करते हैं कि वो उनको बाहर के मुल्क में भेज देते हैं और वो बाहर की लीग्स में खेलते हैं, यूरोपियन लीग्स में। ठीक हो गया। फिलीपाइंस में भी मैं आपको बताता हूँ कि वो भी ओवरसीज प्लेयर्स को बुलाते हैं, और वो भी ओवरसीज प्लेयर्स को हर लेवल पे इनकलकेट करते हैं, चाहे वो विमेंस हो या अंडर 23 हो या मेंस टीम हो, वो करते हैं इनकलकेट।
ठीक है, तो वो भी अपने डायस्पोरा प्लेयर जो ओवरसीज प्लेयर है फिलीपाइंस बुलाएगी। तो फिर आप रेडी रहें कि उनके प्लेयर्स कहाँ कहाँ से आएंगे और किस किस लीग से आएंगे। कोई नेदरलैंड की लीग से आ रहा होगा, कोई इटली की लीग से आ रहा होगा, कोई फिलीपाइंस का जो प्लेयर है वो यूएसए में खेल रहा होगा, वो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं। तो नेपाल के लिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम वो 4 पॉइंट निकाल सकते हैं, शायद फिलीपाइंस को हरा दें। इन तीनों टीमों में अगर वो किसी को हरा सकते हैं वो शायद फिलीपाइंस है। ये भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके कह रहा हूँ, क्योंकि हालात नेपाल के अच्छे नहीं है। उनका जो विमेंस टीम का जो मैनेजर है पैट्रिक डी वाइल्ड, उसने एनफा के साथ जो उनकी फेडरेशन है नेपाल की, उसके साथ उसने लड़ाई कर ली। ठीक है, कहता है जी वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, और लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं और कोई फुटबॉल के ऊपर काम नहीं हो रहा। पीपल आर नॉट सीरियस इन नेपाल, जो फेडरेशन के अंदर बैठे हैं। तो अगर आपके फेडरेशन के लोग सीरियस नहीं है तो फिर यहाँ पे आप कैसे 3 या 4 पॉइंट निकालोगे, ये मुझे नहीं पता। मैक्सिमम नेपाल 4 पॉइंट्स निकाल सकती है, एक आध ड्रॉ निकाल सकती है, एक आध फिलीपाइंस के खिलाफ शायद रिजल्ट आ जाए। मुझे 4 पॉइंट से ज्यादा ना ही पाकिस्तान और ना ही नेपाल, मुझे 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं निकालते हुए नजर आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने 77th रैंक टीम ओमान को हराना है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ओमान को हरा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि हम कोई बहुत नेक्स्ट लेवल के ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर्स लेके आएंगे। लायद गुलजार आने नहीं वाला, उसका मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है। आपके पास एक जैन इमरान लड़का है, वो जैन इमरान जो लड़का है वो खेल रहा है वेस्टर्न यूनाइटेड में, उसको आप लेके आ सकते हो अगर आप लेके आना चाहते हो। उसका भी मुझे नहीं पता कि पासपोर्ट का क्या सीन है। डॉक्यूमेंट्स भी तो होने चाहिए ना भाई। अगर आप जैन ताहिर की बात करते हैं जो शेफील्ड यूनाइटेड का लेफ्ट बैक है, अंडर 21 टीम में खेलता है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी तो प्रॉपर होने चाहिए ना। क्या 2 महीने में, 1.5 महीने में उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता। आपको पाकिस्तान को सेंटर बैक भी चाहिए, डिफेंसिव मिडफील्डर भी चाहिए, लेफ्ट बैक भी चाहिए। तो पाकिस्तान का भी मामला काफी खराब है फिलहाल, और कोच का कुछ पता नहीं है। और नेपाल का भी सेम मसला चल रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी अगर आपको पता है कि नेपाल की अंडर 23 टीम का कोच कौन होगा, जैसे अभी विमेंस की जो अंडर 20 टीम है उसमें गुरंग साहब जो थे वो कोच थे, तो इसमें कौन कोच होगा आपका, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त अच्छी चीज ये है कि सितंबर में काफी मैचेस आने वाले हैं पाकिस्तान के, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सितंबर। सितंबर एक बिजी हमारे लिए मंथ हो सकता है अगर हम अपनी मेंस टीम भी भेज दें सैफ सुपर कप में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।